नमस्कार दोस्तों। हम आज शुरू करने जा रहे हैं मुगल काल। और मुगल काल की अगर अपन बात करें तो इसमें हम कई सारे आयाम देखने वाले हैं। आज सबसे पहले मैं बना देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। मुगल काल या मुगल साम्राज्य। (1707) तक। और 1707 से पहले का जो मामला है वो चला जाएगा आपके उत्तरवर्ती मुगल शासकों में, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। तो मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1707 तक। देखो, साम्राज्य 26 से 7 तक क्यों लिखा? क्योंकि लोदी वंश का पतन होता है 1526 में। और लोदी वंश का पतन सल्तनत काल का पतन था, जो हमने अभी पूरा कर लिया है। और जैसी सल्तनत का पतन हुआ उसके बाद में मुगल काल आरंभ हुआ। पानीपत की प्रथम लड़ाई थी वो। और फिर इस मुगल काल ने 1526 से लेकर और 1707 अर्थात औरंगजेब की मृत्यु तक भारत की शासन सत्ता संभाली। भारत की गद्दी इनके पास में रही। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य रहा। भारत का अधिकांश भाग इनके अधीन था। जैसी औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद में उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के चलते धीरे धीरे मुगल साम्राज्य दिल्ली तक सीमित हो गया था और कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। बंगाल, अवध, हैदराबाद, निजाम वगैरह। और ये सारी क्षेत्रीय शक्तियां हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। और फिर ब्रिटिशर्स वगैरह आए हुए थे और पश्चिमी कंपनियों ने भारत में ठीक ठाक तरीके से अपनी पैठ जमानी शुरू करी 1707 के बाद से। तो 1707 के बाद मुगल साम्राज्य नहीं रहा। फिर शक्तियां विखंडित हो गई थी, विभाजित हो गई थी, क्षेत्रीय राजाओं के पास में आ गई थी, क्योंकि मुगल बादशाह कमजोर हो गया था। और जब केंद्रीय शक्ति जब कमजोर हुई है तब क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ है। आप कोई उदाहरण उठा के देख लो। आप अगर गुप्त काल को देख लो, गुप्त खत्म हुए उसके बाद में राजपूत राज्य शुरू हुआ। मौर्य काल को देख लो। जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है, क्षेत्रीय राज्य जो उतने होते हैं वो सारे शक्तिशाली हो जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 1707 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया और मतलब खत्म ही हो गया। इसलिए हम मुगल साम्राज्य को 1526 से 1707 मानते हैं और इतिहासकार 1707 से आधुनिक भारत शुरू कर देते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार आधुनिक भारत 1757 से शुरू करते हैं, कुछ 1764 से स्टार्ट करते हैं और कुछ 1707 से शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपने अपने इतिहासकारों का मत है। 1707 से लेकर 1857 बहादुर शाह जफर तक जो शासक थे ये उत्तरवर्ती मुगल शासक थे। मतलब आप यूं कहिए कि मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका था, मतलब शक्तियां इनके पास उतनी नहीं रही, फिर भी नाम मात्र की सही परंतु शासक हुए। और उन शासकों को हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत का पहला पाठ यही आता है कि उत्तरवर्ती मुगल शासक, वो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे 1707 तक, अर्थात औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं तथा बाबर। ये सब हम पढ़ेंगे 1526 से 1707 मुगल साम्राज्य में। वास्तव में ये बादशाह थे। इसके बाद का मामला चला जाता है आधुनिक भारत में। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें सबसे पहले हम आज परिचय करेंगे। ठीक है, परिचय करेंगे। परिचय के बाद में विभिन्न बादशाह पढ़ेंगे। विभिन्न बादशाह पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम देखेंगे इनकी प्रशासन, मुगल प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे मुगल संस्कृति। ठीक है,
प्रशासन में हम क्या क्या देखेंगे, वो सारी चीज़ें आगे आ जाएगी। प्रशासन में हम केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन मतलब सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, वो सारा प्रशासन आ जाएगा। संस्कृति में कला आ जाएगी, स्थापत्य आ जाएगा, साहित्य आ जाएगा, और साथ साथ में संस्कृति में समाज भी आ जाएगा, और विभिन्न सारे कुछ शीर्ष बचे बिंदु संस्कृति में, कल्चर में आ जाते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पे हम आएंगे। और बादशाहों में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, बाबर से औरंगजेब तक ये बिंदु जो है ये पढ़ेंगे दूसरे पॉइंट में। यही मेन है, यहाँ पे टाइम यही लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। और इवन मुगल संस्कृति तो हमारी पूरी रिकॉर्ड कर रखी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, परिचय में हम पढ़ेंगे मुगल शब्द कहाँ से आया, ठीक है, मुगल शब्द पढ़ेंगे, और थोड़ी बहुत वंश स्थापना की चर्चा करेंगे, ठीक है, साम्राज्य स्थापना, ठीक है। ये दो बातें हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि मुगल शब्द कहाँ से आया, साम्राज्य कैसे बना, और फिर विभिन्न बादशाह, मुगल प्रशासन, मुगल संस्कृति, ये सारा सारा चैप्टर रहेगा। अब आगे की 40 सी क्लासेस जो है, आराम से 30-40 क्लासेस इस मुगल साम्राज्य पे रहने वाली है। बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत के अंदर टोटल 3 पार्ट है, एक मुगल, एक सल्तनत, और तीसरा जो भाग आएगा उसमें आपके क्षेत्रीय राज्य जैसे बहमनी हो गया, इसके अलावा आपके चाहे विजयनगर हो गया, या फिर छोटे मोटे और कई सारे भारत में राजवंश थे, और एक हो जाता फिर आपके दक्षिण के कुछ वंश और भक्ति सूफी। अगर पूरे मुगल का मध्यकाल से 50 प्रश्न जैसे आए तो 50 में से आप मान के चलिए कि 3 भागों में बांट दो उसको, 15 मुगल काल से, 15 सल्तनत से, 30 और 15 बाकी मिला के, 15 से ज़्यादा ही आते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कॉलेज लेक्चर में 15 से 17 प्रश्न मुगल काल से आते हैं। अगर अपन स्कूल लेक्चर की बात करें तो इस बार थोड़ा सा पैटर्न 2022 का जो पेपर आया उसमें थोड़ा सा पैटर्न हटके था, ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, शायद 6-7 प्रश्न ही थे, है ना। एक अकबर का प्रश्न आ गया था, जैसूट संघ वाला, और 1-2 प्रश्न मुगल काल के अर्थव्यवस्था से थे, 1-2 प्रशासन से थे, 6-7 से ज़्यादा प्रश्न नहीं थे शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और इतने ही प्रश्न सल्तनत से आते हैं। तो 15 प्रश्न सल्तनत और मुगल से मिला के बड़े आराम से आ जाते हैं, और 15 प्रश्न अकेले मुगल से कॉलेज में आ जाते हैं। और यही रेशियो आपके 8-10 सवालों का नेट में भी रहता है। आगे सेट का एग्जाम है 19 मार्च को, तो उसमें भी ये सिस्टम रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पार्ट जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। हालांकि मैं ये भी सुझाव दूंगा कि अगर आप अध्यापक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उस हेतु ये ना देखें, क्योंकि थोड़ा सा फिर ओवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, और एक्स्ट्रा अगर हो गया तो निश्चित तौर पे आपके ये काम का नहीं है। तो कोशिश करना कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सल्तनत, मुगल वगैरह, ये आप रखना स्कूल लेक्चर और उससे ऊपर ही रखो। इवन 2nd ग्रेड तक फिर भी पढ़ सकते हो, उससे नीचे मत जाना। उससे ऊपर की परीक्षाओं में ही आपको ये फायदा देगा, क्योंकि प्रश्न तो जैसे एक आधा ही आता है रीट वगैरह में। तो हालांकि कई बार वीडियोस हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं, हालांकि मैं करता भी नहीं उतना, तो ध्यान रखना। और बाकी मुगल काल पे तो आप अलग किताबें भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इतना चाहूँगा कि आप, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ अभी, इसको ठीक से कर लोगे तो आप मान के चलिए आपको कोई किताब देखने की आवश्यकता रहेगी नहीं। और 15 प्रश्न आते हैं तो 13-14 हम फंसा देंगे। एक आधा सवाल कोई इधर उधर होता है तो वो वैसे ही सबका ही हो जाता है, ठीक है। तो 90% तक का काम मैं बना दूंगा, इतना मुझे विश्वास है। और अब हम बात को शुरू करने जा रहे हैं कि ये मुगल शब्द कहाँ से आया और किस तरह से मुगलों का क्या कुछ रहा, ठीक है। ये विश्व का मैप है। इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये हमारा भारत है, ठीक है। कौन है, कौन सा देश हमारा? भारत है। उसके बाद में ऊपर चीन आ जाता है, ये आता है मंगोलिया। कौन सा देश? मंगोलिया। आज जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा गोबी मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा?
गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। मंगोलिया लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं लगती। ये चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा हुआ है, स्पेशली रूस और चीन के बीच में आया हुआ है। यहाँ पे ये फंसा हुआ क्षेत्र जो है ये मंगोलिया है। चीन, भारत, चीन, मंगोलिया और रूस, ऐसे ये देश है। और उसके बाद में ये पूरा मध्य एशिया आ जाता है, जिसमें स्थान सारे आ जाएंगे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे, अफगानिस्तान, ये स्थान जितने भी हैं ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसे हम मध्य एशिया कहते हैं। ट्रांस ऑक्शियन प्रदेश भी कहा जाता था इसके उत्तरी भाग को। तो ये मध्य एशिया आ जाएगा और इस मध्य एशिया के अंदर आपके सारे स्थान आ जाते हैं। ठीक है, ये मध्य एशिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले मैपिंग का ज्ञान करवा देता हूँ, उसके बाद मैं शब्द पे आऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा इधर आते हैं, ये बिल्कुल पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया आ जाता है, जिसमें ये तुर्की, सीरिया वगैरह ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तुर्क, सीरिया, है ना, ये सब इसमें आ जाते हैं, ये यहाँ पे आए हुए हैं। और ये नीचे जो है ये ईरान वगैरह आ जाते हैं, इसे हम फारस बोलते हैं। ठीक है, ईरान को पहले फारसी कहा जाता था, पर्सिया कहा जाता था। पर्सिया मतलब पारसी लोग रहते थे, फिर इस्लाम में पूरा देश हो गया, फिर ये पर्सिया फारस बन गया, फारस ईरान बन गया। फारसी भाषा यहीं की भाषा है। तो ये फारस, ये तुर्की, मध्य एशिया, मंगोलिया और ये आपके चीन। ठीक है, तो चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया, तुर्की और ये अफ्रीका है, ऊपर यूरोप आ जाता है। ठीक है, ये कुछ मैपिंग है, आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। तो ईरान, तुर्की, मध्य एशिया, कजाकिस्तान वगैरह, और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, चीन और भारत। ठीक है, अब आप इसको समझिए। अब मैं बात करूं आपकी, सीधा चला जाता हूं मंगोलिया पे। सबसे पहले मैं मंगोलिया से बात करता हूं, क्योंकि चीन के आक्रमणकारी भारत नहीं आ सकते थे, क्योंकि हिमालय बीच में आ जाता था और हिमालय को पार करना इतना आसान कार्य नहीं था। और वैसे भी चीन का ये भाग बहुत ही फिजिकली टेरेंस बहुत है यहाँ पे आपके बड़े बड़े मरुस्थल भी है, यहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ वगैरह है, पूरा भौतिक रूप से इतना उबड़ खाबड़ क्षेत्र है कि टकलामाकन पूरा बीच में आ जाता है, इसको पार करना मुश्किल है। चीन के आक्रांता कभी भारत नहीं आ सकते थे, क्योंकि भौगोलिक सिचुएशंस उनको सपोर्ट नहीं करती थी। ऊपर आता मंगोलिया। चीन की दीवार भी इसी मंगोलिया इनके सहारे सहारे बनाई गई, ताकि मंगोलिया के अंदर जो भी आदिम कबीले थे, कबीले मतलब जिनका कोई धर्म वगैरह नहीं हो, और इसी प्रकार से रहने वाले लोग जो बिल्कुल अपनी जीवन संस्कृति में जीने वाले, मतलब आदिवासी टाइप यहाँ लोग थे मंगोलिया में, और उन्हें हम मंगोल कहते हैं। मंगोलिया के लोग क्या कहलाते हैं? मंगोल कहलाते हैं। और मंगोलों की जो सत्ता थी वो शुरू होती है आपके चंगेज खान के बाद। ठीक है, मंगोल सत्ता शक्तिशाली कब होती है? चंगेज खान के बाद। और चंगेज खान आपको पता होगा, जब हमने सल्तनत काल पढ़ा है, इल्तुतमिश वगैरह और मंगोल संघर्ष हमने पढ़ा है, भारत के अंदर मंगोल आक्रमण पढ़े हमने, चाहे वो इल्तुतमिश के काल की मंगोल नीति हो, चाहे रजिया के काल की मंगोल नीति हो, चाहे बलबन के काल की हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी के काल की हो, हमने मंगोल नीति को ठीक से पढ़ा है। ठीक है, तो मंगोलों की जो शक्ति थी उसका उत्कर्ष देखने को मिलता है चंगेज खान के काल में। ठीक है, चंगेज खान मंगोल था, और चंगेज खान इस मंगोलिया से इधर तो क्या बढ़ेगा, क्योंकि मंगोलिया से आगे फिर सीधा समुद्र आ जाता है। ठीक है, मतलब कोरिया वोरिया इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये आगे बढ़ा इस साइड में मध्य एशिया की तरफ चंगेज खान। और हम पढ़ते हैं, जब विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो विश्व इतिहास मैंने बताया भी था कि चंगेज खान और मंगोल आक्रमणों से यूरोप में पुनर्जागरण का सपोर्ट मिला था। क्यों? क्योंकि जब मंगोल चंगेज खान के आक्रमण हुए, बर्बर अटैक हुए, तो यहाँ से जो लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग, वो यहाँ से शिफ्ट होके और कहाँ चले गए थे? यूरोप चले गए थे। और यूरोप के अंदर आपके बौद्धिक क्रांति में उन्होंने योगदान दिया था। तो मंगोलिया से निकले मंगोल मध्य एशिया तक आ जाते, एवं तुर्की तक इनका साम्राज्य विस्तृत हो गया था। तो ये पूरा क्षेत्र एक ऐसा समय था जब मंगोलों के अधीन था। ठीक है, अब मंगोलों में चंगेज खान का नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में आता है। अब देखिए, चंगेज खान का बेटा था चगताई खान।
ठीक है, चगताई खान बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे आपकी ये वंश परंपरा आगे बढ़ती है। अब देखिए, मंगोल इतने प्रभावी थे, इनका नाम इतना बड़ा था, इतना नरसंहार किया था ना कि इनसे लोग खौफ खाते थे। इनका भय बड़ा तगड़ा था, भय इतना कि कई छोटे मोटे राजा अपने आप को मंगोलों से जोड़ते थे। होता है ना कई बार, जब कमजोर शासक हो या फिर ऐसा शासक जिसकी रेपुटेशन ज्यादा नहीं हो, तो वो शासक क्या करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के उद्देश्य से वो अपने आप को किसी बड़ी वंश परंपरा से जोड़ते हैं। जैसे बलबन ने अपने आप को अफरासियाब वंश से जोड़ा था, ईरान के अफरासियाब वंश से। ऐसे ही कई छोटे मोटे शासक जो थे वो अपने आप को मंगोलों से जोड़ते थे ताकि उनका प्रभाव स्थापित हो सके। तो मंगोलों से मतलब चंगेज खान के बाद कई सारे छोटे मोटे राजाओं ने स्वयं को मंगोल बताना शुरू कर दिया। यहां तक कि तुर्क क्षेत्र से आया तैमूर भारत पर 1398 में आक्रमण करता है। तैमूर लंग कहते, लंगड़ा था वो। तो तैमूर लंग ने भी अपने आप को मंगोलों का वंशज बताया था। आप समझिए कि तैमूर जैसा आक्रांता भी स्वयं को मंगोलों से जोड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि मंगोलों की 5वीं पीढ़ी में तैमूर आ जाता था। मंगोलों की पांचवी या छठी पीढ़ी में तैमूर उसी पीढ़ी से अपने आप को कनेक्ट करता है। तो तैमूर लंग जैसे तुर्क मुसलमान अपने आप को आदिम मंगोलों से जोड़ते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी के काल में हम पढ़ते हैं कि मंगोलों ने इस्लाम ग्रहण किया था, नौ मुसलमान कहलाए थे। हमने जलालुद्दीन के काल में इस बात को पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखिए आप, तो मंगोल स्टार्टिंग में आदिम कबीला था, मुसलमान नहीं थे। मुसलमान ये बने 13वीं शताब्दी के आसपास, मतलब चंगेज खान के बहुत बाद में ये मुसलमान बने, लगभग 3री पीढ़ी के आसपास मुसलमान बने। और तुर्क तो पुराने मुसलमान थे। अब यहां से निकला तैमूर लंग खुद मंगोलों से अपने आप को उत्पन्न बताता है, अपनी पीढ़ी मंगोलों से जाके जोड़ता है। उसी तैमूर की पीढ़ी का 5वीं पीढ़ी का आगे बाबर होता है। बाबर का बेटा उमर शेख मिर्जा, और उमर शेख मिर्जा का बाप मीरान शाह सैयद मिर्जा, और आगे जाके सीधा तैमूर लंग का नाम आता है। तो तैमूर लंग अपनी पितृपक्ष की तरफ से 5वीं पीढ़ी में आता था। तैमूर लंग की बाबर पितृपक्ष में अपनी 5वीं जो पीढ़ी है वो तैमूर लंग से जाके सेट करता है। और तैमूर लंग खुद अपने आप को मंगोल बताता है। और बाबर की जो मां थी, वो मां आपके यूं कहिए कि 14वीं पीढ़ी पे जाके मिलती थी चंगेज खान से, ठीक है। तो तैमूर लंग और चंगेज खान, इन दोनों की वंश परंपराओं का एक प्रकार से वंश परंपराओं से जोड़ा जाता है बाबर को, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब बात ये हुई कि अब फिर बाबर को तुर्क क्यों नहीं कहा, मंगोल क्यों कहा गया? इसके पीछे कारण थे कई सारे। बाबर खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि वो अपने आप को चगताई तुर्क बताता है। क्यों? क्योंकि चंगेज खान के बेटे चगताई तुर्क से जोड़ा जाता है तैमूर को, और तैमूर से जोड़ा जाता है बाबर को। तो ये अपने आप को चगताई तुर्क कहना पसंद करवाते हैं, मंगोल कहना पसंद नहीं करवाते। इवन मंगोलों को बर्बर कहा है बाबरनामा के अंदर। और चंगेज खान की जो स्मृतियां थी दिल्ली के अंदर, वो बड़ी नरसंहार से जुड़ी हुई थी। नरसंहार मतलब जैसे लाखों लोगों को मारा हो, इसकी स्मृतियां ऐसी जुड़ी हुई थी। और उज्बेकिस्तान जो है, यहाँ की उज्बेक थी, यहाँ पे मैं इसको भी आगे समझाने वाला हूं। यहाँ पे उज्बेक थे, वो उज्बेकों की स्मृतियां भी कुछ ऐसी जुड़ी हुई थी। तो उज्बेकों और इनके बीच में कभी आपस में बनी नहीं थी, बाबर के परिवार के बीच में। तो ये आपस में कट्टर विरोधी थे, इसलिए अपने आप को मंगोलों से इसने नहीं जोड़ा। उसके स्थान पे बाबर अपने आप को तैमूर का वंशज कहने में बड़ा गर्व महसूस करता था। चूंकि तैमूर खुद मंगोल पीढ़ी से था, इसलिए आगे के इतिहासकारों ने, स्पेशली यूरोपियन इतिहासकारों ने, इस पूरे वंश को मुगल नाम दिया। मंगोल से मुगल बना, मुगल अरबी और फारसी शब्द है, ठीक है। तो मुगल शब्द जो है ये बेसिकली अरबी और फारसी भाषा का शब्द है, जो
तत्कालीन शासकों ने यूज नहीं किया था। मुगल शासकों ने स्वयं को चगताई तुर्क का, मुगल ही नहीं कहा। मुगल शब्द जो है बाद में यूरोपियंस ने दिया, कुछ इतिहासकारों ने, खफी खान ने नाम दिया। इसके साथ साथ में आपके गंगोही के जो मलफुजात था कद्दूस, उसमें नाम दिया गया। और यूरोपियन इतिहासकार रुडियार्ड किपलिंग हो, चाहे एडमंड टेरी हो, चाहे वो आपके फिंच हो, इन लोगों ने इनको जो है वो मुगल नाम दिए थे। तो यूरोपियन इतिहासकारों ने मंगोलों से अपभ्रंश का मुगल कहा था। बाकी मुगल शासकों ने खुद को मुगल कभी नहीं कहा, वो नहीं कहते थे कभी भी, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मुगल कौन थे? तो अब आप कहोगे कि मुगल जो है ये मंगोल शब्द से ही निकला हुआ मुगल है, क्योंकि बाबर उसी पीढ़ी का व्यक्ति था। बाबर वैसे पितृपक्ष से तैमूर-लंग का था, तुर्क था, मातृ पक्ष से मंगोल था, लेकिन तैमूर-लंग खुद अपने आप को मंगोलों से जोड़ता है, तो अंतिम उत्पत्ति इनकी मंगोलों से मानी जाती है। अब क्या मुसलमानों में ऐसे शादी होती है? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके ऐसे रिलेशंस बैठते, तो आप ऐसे दिमाग मत लगाना कि वो खुद मंगोलों का था तो उनका वैवाहिक संबंध कैसे हुआ, वो इनके होता है, इनकी परंपराओं में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अल्टीमेटली आप अगर देखोगे तो लास्ट में आप मंगोलों तक इनकी वंश श्रृंखला को पाओगे। इसलिए इस वंश को पूरे को क्या नाम दिया गया? मंगोलों से निकला हुआ मुगल नाम दिया गया। और देखिए, जब 1398 में तैमूर-लंग तुर्क ने जब दिल्ली को जीता 1398 में, तो कहते हैं कि फिर बाबर जो है वो अपने आप को तैमूर-लंग की वंश परंपरा से जोड़ते हुए स्वयं को दिल्ली का मालिक मानता था, और भारत को या दिल्ली को तैमूर-लंग की मिल्कियत समझता था, तुर्कों की मिल्कियत समझता था, और चाहता था कि दिल्ली मेरी हो। जब इल्तुतमिश और इनके बीच में इब्राहिम लोदी और उनके बीच में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तो इस कारण में भी एक कारण ये भी था कि बाबर जो है वो दिल्ली को अपनी समझता था, तुर्क मिल्कियत समझता था, क्योंकि वो उसके 5वीं पीढ़ी के दादा ने दिल्ली को जीता था। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ। अब 1404 में तैमूर-लंग का देहांत हो गया, वो मर गया। तैमूर-लंग मरने के बाद तैमूर-लंग ने इस पूरे क्षेत्र को जीत लिया था, क्योंकि मंगोलिया के निकले हुए मंगोल 1320 तक आते आते मंगोल खत्म से हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तो मंगोल इनकी सेना में आ गए थे। मंगोलों की पावर जो थी वो 2-3 शासकों तक की ठीक थी। 1210 से लेकर 1320 110 साल तक मंगोल लगभग पावरफुल रहे। उसके बाद में मंगोलों का स्थान तैमूर-लंग ने ले लिया था, और इस पूरे मध्य एशिया पर तैमूर-लंग का शासन था, और समरकंद इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, 1404 में जब तैमूर-लंग की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में इसके 4 भाग हो गए थे। 1404 की मैं बात कर रहा हूं, 3 भाग। यहां पे ओटोमन साम्राज्य बन गया था, हालांकि पहले से था लेकिन सत्ता में आया ओटोमन साम्राज्य, तुर्क में ओटोमन साम्राज्य बना। ईरान में सफवी शासन स्थापित हुआ। कौन सा? सफवी शासन स्थापित हुआ। और उज्बेकिस्तान और यहां पे उज्बेकों ने शासन शुरू किया। किसने? उज्बेकों ने शासन शुरू किया। और इस प्रकार ओटोमन शासन, सफवी शासन, उज्बेक शासन, और चीन में इस समय मिंग वंश था। कौन सा वंश? मिंग वंश था। और भारत में उस समय सल्तनत काल चल रहा था, और सल्तनत में भी स्पेशली सैयद लोदी और ये सब पीरियड है वो बहुत कमजोर पीरियड इस समय चल रहा था। अब आगे क्या हुआ? और 1404 की मैं बात कर रहा हूं, तैमूर-लंग की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य इन 3 मोटे मोटे भागों में विभाजित हो गया था। अब उज्बेक जो है यहां पे थे उज्बेक, और उज्बेकिस्तान यहां पे था, और तैमूर का मामला जो था ये पूरा का पूरा यहां पे था, इस जगह पे। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि उज्बेकों से और बाबर का जो परिवार था, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो वहां उनके बीच में संघर्ष होता है, और फिर बाबर जो है वो इस संघर्ष के बाद उज्बेक छोड़ के या निकाल दिया जाता है, और अफगानिस्तान आता है। 1504 के आसपास काबुल कंधार का राजा बनता है, और फिर 1504 के बाद धीरे धीरे ये 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का शासक बनता है। तो बाबर इस क्षेत्र से आया था, और यहां पर आकर उन्होंने
1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसको हम आगे देखेंगे कि साम्राज्य कैसे बना, ये बाबर के काल में पढ़ेंगे, बाबर के जीवन में पूरा पढ़ेंगे। आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से ये वंश बने, किस तरह से मुगल बना और बाबर किन पीढ़ियों से अपने आप को मानता था। ये सारी बातें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये मैप बहुत बढ़िया तरीके से देखना है। ये वापस वही बात है, मंगोलिया है, ये पर्शिया है, ये आपके ऊपर रसिया आ जाता है, ठीक है। तो ये मंगोलों का जो मामला था, ये थोड़ा थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की है, हालांकि इतना कुछ है नहीं, बट ये है कि एक सामान्य जानकारियां आपको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मुगलों की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, और आगे 2-4 क्लासेस जैसे जैसे आगे होगी वैसे वैसे आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आती जाएगी। अब मैं सबसे पहले परिचय पे आता हूं। अब यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना अपन इतनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आगे अपने आप क्रम में आता रहेगा। बाबर का जीवन परिचय वगैरह पढ़ेंगे, वहां मुगल साम्राज्य अपने आप आएगा। यहाँ हम पहले सबसे पहले मुगल का देखते हैं, मंगोलों का देखते हैं, मुगल शब्द कैसे बना उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली जो बात आएगी इसमें वो ये आएगी कि ये मुगल शब्द आया कहां से। मुगल शब्द अरबी व फारसी भाषा का है। इसकी व्युत्पत्ति मंगोलों से भी है, मंगोल से भी है। इस शब्द की व्युत्पत्ति किससे भी है? मंगोल से भी है, ठीक है। मंगोल से भी है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, मंगोल से भी है, ठीक है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल शक्तिशाली हुए। कहाँ के थे? मंगोलिया के थे, शक्तिशाली हुए। किसके नेतृत्व में? चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल शक्तिशाली हुए। चौदहवीं शताब्दी के आरंभ तक मध्य एशिया का अधिकांश भाग मंगोलों के अधीन था। अधिकांश भाग मंगोलों के अधीन था। ठीक है, ध्यान से समझते जाना चीजों को। मैं बहुत ही आसान सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आरंभ तक मध्य एशिया का अधिकांश भाग मंगोलों के अधीन था। ठीक है, मंगोलों के अधीन था।
इस समय तक मंगोल इतने शक्तिशाली हो गए थे, इतने शक्तिशाली हो गए थे कि छोटे बड़े राजा, बड़े सभी राजा अपने आप को मंगोलों से जोड़ते थे। मंगोलों से जोड़ते थे। जोड़ते थे। और ये स्टेटमेंट है गैबिन हैम्बले का। गैबिन हैम्बले क्या कहते हैं कि मंगोल जो है ये इतने प्रभावी थे कि छोटे मोटे सभी शासक स्वयं को किससे जोड़ते थे? मंगोलों से जोड़ते थे, ताकि उनकी शासन सत्ता को भी लोग मंगोलों के भय से स्वीकार कर ले। इस वजह से सब अपने आप को उसे जोड़ते थे। अभी तक क्या समझ में आया कि मंगोल कहाँ के थे, कब तक ये प्रभावी रहे, किस क्षेत्र में प्रभावी रहे और कितने प्रभावी रहे? ये बात आपको समझ में आ गई। अभी हम मुगल पे नहीं आए, फिर मंगोलों से बात कर रहे हैं। इनकी प्रभावशालिता का आलम देखिए कि तुर्क, जिसमें तैमूर लंग जैसे व्यक्ति जो खुद बड़े आक्रांता रहे हैं, दिल्ली को जीता जिसने, वो स्वयं अपने आप को मंगोलों से जोड़ता है। और यहां तक कि उसकी नीतियों में, उसके चरित्र में, उसकी जितनी भी शासन आदेश थे उनमें सीधा दो चीजों का प्रभाव देखने को मिलता है। एक यशा का। यशा क्या है? यशा वो नियमावली है जो चंगेज खान ने बनाई थी। चंगेज खान, मैंने कहा ना, ये चंगेज खान के समय मंगोल मुसलमान नहीं थे। मुसलमान मंगोल बने हैं लगभग 100 साल बाद। उससे पहले मंगोल आदिम कबीला था, किसी धर्म से उसका कोई संबंध नहीं था। तो धर्म के लिए तो धर्म की पुस्तक होती, कबीलों के लिए नियमावलियां बनाई जाती थी। और चंगेज खान ने अपने कबीले के लिए जो नियमावली बनाई थी उसे यस्सा कहते हैं। यस्सा कहते हैं। अब तैमूर का जो चरित्र था, तैमूर की जो नीतियां थी, उसमें उस यस्सा का सीधा इफेक्ट देखने को मिलता है। और साथ साथ में देखिए एक बात और भी आती है कि आगामी जो तुर्क शासक थे उन्होंने यसा को अपने राज्य में लागू किया और कहा गया कि यह शरीयत की अनुपूरक है, मतलब शरीयत का स्थान लेने के लिए उपयुक्त है। मतलब आप समझिए कि शरीयत जो कि इस्लाम के कानून है, कुरान शरीफ के कानून है, उसकी समकक्ष मान्यता दी गई यसा को। किसने? तुर्कों ने। और इस हेतु उन्होंने यरलिक जारी किए। यरलिक का मतलब होता है आप कह सकते हो जो मुसलमानों में जारी करते हैं राज्य आदेश, जिसे आप कह सकते हो कि राज्य आदेश जारी करके कहा गया कि यसा को बिल्कुल एक सबस्टिट्यूट माना जाए शरीयत का। इस तरह के एक प्रकार से इन्होंने राज्य आदेश जारी किए थे, यरलिक जारी किए थे। इससे लगता है कि तैमूर लंग जैसे शासक भी स्वयं को किससे जोड़ते हैं? वो मंगोलों से जोड़ते हैं। और चूंकि बाबर का संबंध इन दोनों से रहा है, इसलिए इनकी उत्पत्ति मंगोलों से मानी जाती है। और यूरोपियन इतिहासकारों ने फिर इसी मंगोलों के कारण इन सारे 1526 से आगे के शासकों को मुगल नाम दिया। हालांकि इन शासकों ने स्वयं को मुगल नहीं कहा था, स्वयं को चगताई कहा था, जो चंगेज खान का बेटा था, उससे जोड़ा था। और मुगलों ने यह भी कहा था कि चगताई श्रेष्ठ मुगल था, श्रेष्ठ मुगल था। ये बात जो मानी जाती है। ठीक है, मैं इसको आगे लिखता हूं। गैबिन हैम्बले आगे देखिए। इस समय यहां तक कि तुर्क तैमूर लंग भी
जिसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया। लंग ने स्वयं को मंगोलों से जोड़ा था। मंगोलों में किससे जोड़ा? चंगेज पुत्र चगताई से जुड़ा था। तो कई बार हम पढ़ते हैं ना बाबर के बारे में, तो आता है कि बाबर चगताई तुर्क था। क्यों चगताई तुर्क क्यों माने जाते हैं? क्योंकि तैमूर स्वयं अपने आप को यहां तक जोड़ता है, तो इनकी उत्पत्ति अल्टीमेटली चगताई खान से मानी जाती है। तो चगताई खान चंगेज खान का बेटा था और चंगेज खान मंगोल था, इसलिए उनको मंगोल शासक नाम दिए गए और यूरोपियन मंगोल का ही एक प्रकार से रूप है, वो मुगल शब्द बना था। तो यहां तक कि तैमूर लंग ने स्वयं को मंगोलों से जोड़ा था। उसके चरित्र में, उसकी नीतियों में मंगोल चरित्र तथा चंगेज खान की नियमावली चंगेज खान की नियमावली चंगेज खान की नियमावली क्या कहा जाता था? यशा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, यशा को स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। और आगामी तुर्कों ने तुर्क शासकों ने यशा को शरीयत के अनुरूप मानने हेतु यरलिग भी जारी किए। यरलिग मतलब राज्यादेश। जारी किए थे। तो अब आप समझ सकते हो कि ये तुर्क स्वयं मंगोलों से अपने आप को जोड़ रहे थे ताकि इनके मामले को भी एक प्रकार से एक प्रभाविता मिल सके। अभी तक हम सिर्फ इतना ही समझे हैं कि मंगोल कितने प्रभावी थे। चंगेज खान, उसका बेटा चगताई खान, तुर्क तैमूर लंग किस तरह से अपने आप को उनसे जोड़ते हैं। हम अभी तक मुगलों की उत्पत्ति तक नहीं आए, हम अभी तक मंगोलों को समझ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। तो इस तरह से तुर्क शासकों ने भी, अर्थात तैमूर ने भी अपने आप को किससे जोड़ लिया? मंगोलों से। अब आता है बात का क्रक्स, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। अब देखिए, बाबर, चंगेज खान और तैमूर लंग दोनों ही पीढ़ियों से संबंधित था। बाबर अपने मातृ पक्ष में 14वीं पीढ़ी में आता था चंगेज खान की,
ठीक है। और पितृपक्ष में 5वीं पीढ़ी से आता था तैमूरलंग की। चूंकि तैमूरलंग खुद चंगेज खान से अपने आप को जोड़ता है, इसलिए बाबर अल्टीमेटली उत्पत्ति कहां से मानी जाएगी? मंगोलों से। इसलिए कहते हैं कि बाबर मंगोलों का एक प्रकार से खून था, और इस कारण बाबर को आगे जाके मंगोल के स्थान पे मुगल नाम है वो आगे इतिहासकारों ने दिया था। हालांकि मुगल शासकों ने खुद को कभी भी मुगल नहीं बताया। इवन वो चंगेज खान की आलोचना करते हैं, वो मंगोलों को बर्बर झुंड बताते हैं, और खुद को चगताई से, तुर्क से जरूर जोड़ते हैं, चगताई से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें थी। अब मैं तीसरे बिंदु पे आ रहा हूं। ऐसे करते 5 बिंदु आते आते हमें मुगल समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 बिंदु समझ लेना। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, अब इसको लिख लीजिए। बाबर अपनी आत्मकथा में मंगोलों को बर्बर बताता है। क्या बताता है? बर्बर बताता है। बर्बर बताता है क्योंकि चंगेज खान की स्मृतियां नरसंहार के रूप में जुड़ी थी। ठीक है, चंगेज खान की जब कोई बहुत ज्यादा घृणित या बहुत ज्यादा बदनाम व्यक्ति होता है ना, तो उससे अपने आप को कोई जोड़ना पसंद नहीं करता है। ठीक है, और इसकी जो कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे उज्बेक, उनकी स्मृतियां भी नरसंहार से जुड़ी हुई थी। तो इनमें दोनों में सिमिलरिटी को देख के इसने मंगोलों की भी आलोचना की साथ में, क्योंकि उज्बेक तो इसके विरोधी थे ही थे। उज्बेकों की और मंगोलों की खास बात यह थी कि दोनों ही नरसंहार से जुड़े हुए थे। तो मंगोलों से इसने उज्बेकों का विरोध किया, तो साथ ही मंगोलों का भी साथ में किया। दोनों से अपने आप को अलग किया नरसंहार से हटके, और खुद को तैमूरलंग का एक प्रकार से पीढ़ी से जुड़ा हुआ पाया। जुड़ी थी। बाबर के प्रतिद्वंद्वी उज्बेकों की स्मृतियां भी नरसंहार से जुड़ी थी। नरसंहार से जुड़ी थी। इस कारण बाबर ने दोनों की आलोचना की। दोनों की आलोचना की तथा स्वयं को तैमूरलंग से जोड़ा। यद्यपि बाबर मातृपक्ष माता कुतलुग निगार खानम और माता और नानी एहसान दरिया
दौलत खान, एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम। मातृपक्ष से चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से संबंधित था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से संबंधित था मातृपक्ष के रूप में। ये नानी का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। यद्यपि बाबर मातृपक्ष से चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से संबंधित था, वहीं पितृपक्ष, ये तो हो गया मातृपक्ष से। जो मातृपक्ष से मतलब ये समझ गए होंगे आप, मातृपक्ष का मतलब हो गया कि मम्मी की पीढ़ी की अगर बात करेंगे तो 14वीं पीढ़ी में जाके जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसी है, 14वीं पीढ़ी से चंगेज खान से जुड़ जाता है। और पितृपक्ष से ये जुड़ता है तैमूरलंग से 5वीं पीढ़ी में। ठीक है, वहीं पितृपक्ष से तैमूरलंग की 5वीं पीढ़ी तैमूरलंग, इसका बेटा मीरान शाह, मीरान शाह, इसका बेटा किसका, तैमूरलंग मीरान शाह। मीरान शाह का बेटा मोहम्मद मिर्जा, मोहम्मद मिर्जा, इसका बेटा अबू सईद मिर्जा, अबू सईद मिर्जा, इसका बेटा उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, और इसका बेटा था बाबर। ठीक है, तो आप देखोगे तो तैमूरलंग, ये मीरान शाह, ठीक है, 2, ये 3, ये 4 और ये 5 पीढ़ियां हो गई। ठीक है, 5वीं पीढ़ी कैसे, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। तो बाबर को काउंट करना मत, क्योंकि बाबर तो बाद की वाला बाबर 6ठी पीढ़ी हो जाएगा। तो इस तरह से ये तैमूरलंग की 5वीं पीढ़ी से संबंधित था, से संबंध रखता था। संबंध रखता था। और ये जो चित्रावली है, ये जो वंशावली, इस वंशावली को बाबर ने ही नहीं बल्कि कई मुगल शासकों ने अपने दरबार में चित्रित करके पेंटिंग करी हुई, एनसीईआरटी ने फोटो भी दे रखे हैं, है ना। तो मैं इस बात को लिख लेता हूं। इस वंशावली मतलब ये 500 का, इस वंशावली का चित्रण मुगल बादशाहों ने अपने दरबार में भी करवाया था। ठीक है, ये चित्र भी करवाया था। तो अब आप समझ सकते हो कि बाबर जो है वो मंगोलों को ठीक नहीं मानता था, चंगेज खान को तो नहीं मानता था, और ये अपने आप को किससे जोड़ते थे, तैमूरलंग से जोड़ते थे। और तैमूरलंग अपने आप को किससे जोड़ता है, चगताई खान से जोड़ता है। चगताई खान मंगोली था, इसलिए बाबर अपने आप को
अपने ग्रंथों में और मुगल शासक अपने आप को चगताई तुर्क कहते हैं, वो अपने आप को मुगल नहीं कहते। इस बात के बाद मैं अगली बात वही लिखने वाला हूं। आपने ये लिख लिया तो आगे अगले पॉइंट पे हम आते हैं। बाबर एवं अन्य मुगल शासक स्वयं को मुगल नहीं कहते, बल्कि चगताई तुर्क कहते हैं। बल्कि क्या कहते हैं? चगताई तुर्क कहते हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती है जब ये अपने आप को स्वयं को मुगल नहीं कहते हैं, चगताई तुर्क कहते हैं। चगताई तुर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो तैमूर से जोड़ दिया खुद को, तैमूर ने खुद को चगताई खान से जोड़ दिया, इसलिए अपने आप में क्या हो गए? चगताई तुर्क हो गए। तो एक सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि जो मुगल थे ये चगताई तुर्क थे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। चगताई तुर्क कहते हैं। अब जब बात आई है कि चगताई तुर्क कहते हैं, मुगल अपने आप को मुगल नहीं कहते, तो फिर मुगल शब्द कहां से आया? इसका उपयोग है वो 1538 में पहली बार हमें देखने को मिलता है, और फिर अंग्रेज इतिहासकारों ने 1588 से इस शब्द का उपयोग करना शुरू किया, और धीरे धीरे आज हमारे जहन में सीधा मुगल आते ही दिमाग में सीधा 1526 से आगे का काल आता, जबकि लंबे समय तक ये चगताई तुर्क वंश के नाम से जाना जाता था, और बाद में धीरे धीरे परिपाटी में मुगल शब्द ऐसा घुसा कि आज हमें चगताई तुर्क रटना पड़ता है, और मुगल तो स्वतः ही दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, इस बात को लिखते हैं। तो जब ये स्वयं मुगल नहीं मानते तो कौन मानता है? उस बात को हम आगे जिक्र करते हैं। मुगल शब्द का उल्लेख निम्न स्रोतों में हुआ है। शब्द का उल्लेख निम्न स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है, मैं चरण दर चरण आगे बढ़ रहा हूं, आप इसको बड़े ध्यान से समझोगे तो चीजें आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात कि आखिर में ये शब्द फिर निकला कहां से, इसको किसने यूज किया? तो लतायफ ए कुद्दूसी नामक एक पुस्तक है, लतायफ ए कुद्दूसी, कुद्दूसी, ये रुकनुद्दीन कृत है, रुकनुद्दीन ने लिखी है। ये एक मलफुजात है। मलफुजात क्या है? मैंने आपको बताए थे भक्ति सूफी परंपराओं में कि जो पीर और मुरीद के बीच के लेक्चर होते थे, व्याख्यान होते थे, उनको जिस ग्रंथ में लिखा जाता था उन्हें मलफुजात कहा जाता था। तो यह सूफी संत अब्दुल गंगोही जो थे, उनके और रुकनुद्दीन के बीच का जो संवाद था वो है, और इसमें 1538 में मुगल शब्द यूज हुआ है, और उसमें मुगल शब्द का उपयोग किसी मुगल शासकों के लिए नहीं है, बल्कि जो सैनिक मारे गए थे युद्ध में, उन सैनिकों के लिए मुगल शब्द का उपयोग किया गया है कि मुगल मारे गए। मतलब ये था कि मंगोलों के थे, मंगोलों से जुड़े थे, तो मारे गए तो वो मुगल थे, मतलब मंगोल थे ये भी कह सकते थे, लेकिन इन्होंने मुगल शब्द वहां पे पहली बार लिखा है। ठीक है, कुद्दूसी गंगोही का मलफुजात है, गंगोही का मलफुजात।
समझ में आ जाएगा। कुद्दूसी में 38 में मृत सैनिकों हेतु मुगल शब्द का उपयोग हुआ। और ऐसा ही प्रयोग जो है ये एसार्क से एक लेख मिला 37-38 का, उसमें भी मृत सैनिकों के लिए है वो यूज हुआ है। हिसार लेख से भी इसी रूप में मुगल शब्द का उपयोग मिलता है। एक पुस्तक में मैंने ये भी पढ़ा कि मुगल शब्द लैटिन भाषा के मोंग शब्द से बना है, जो कि गलत है। मोंग का मतलब होता है, मैंने डिक्शनरी देखी थी, मोंग का मतलब होता है स्टूपिड, मूर्ख टाइप। उस किताब ने थोड़ा गलत लिख लिया कि मुगल शब्द मोंग शब्द से बना, और मोंग शब्द का अर्थ होता है बहादुर। ये पुस्तक की गलती है। और हालांकि मैंने भी एक बार फर्स्ट ग्रेड के बैच में 2016-17 में शायद ये पढ़ाया भी था, इतनी जानकारी नहीं थी उस समय। बाद में जब मैंने उसको क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला कि उस पुस्तक ने गलती करी है ना। तो आप उस गलती को ठीक करना, आपके पास ऐसी कोई किताब हो तो। मुगल शब्द का उपयोग मिलता है तो हिसार लेख से मिलता है, और लतायफ कुद्दूसी नामक पुस्तक से हमें मुगलों का पहली बार उल्लेख मिलता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है विद्यार्थियों कि ये जो शब्द यूज हुआ है ये सैनिकों के लिए हुआ है, शासकों के लिए नहीं हुआ है। मुगल शासकों के लिए, बाबर और उसके उत्तराधिकारियों के लिए इस शब्द का उपयोग यूरोपियंस ने पहली बार किया 1588 के अंदर। बाबर एवं इसके उत्तराधिकारियों के लिए इस शब्द का उपयोग या मुगल शब्द का उपयोग का प्रथम बार उपयोग 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में यूरोपियन द्वारा किया गया। ठीक है। अब यूरोपियन कौन कौन से थे, जो कि इस प्रकार थे। अब कौन कौन से थे इसको लिख लीजिए। मैं कुछ यूरोपियंस के नाम लिख लेता हूं, जैसे रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है, मोगली, आपको पता है उसका नायक है उस किताब का, कि जंगल बुक का नायक मोगली। ठीक है, ये उसी मुगल से प्रेरित है। और इसके अलावा रॉल्फ फिच ने ग्रेट मोगोर नाम दिया है। रॉल्फ फिंच द्वारा ग्रेट मोगोर। और ग्रेट मोगोर में क्या लिखा है? ग्रेट मोगोर में ये लिखा है
कि आगरा और दिल्ली के शासक का उपयोग आगरा व दिल्ली के शासकों के लिए किया है। दिल्ली के शासकों हेतु ठीक है। एडवर्ड टेरी ने भी यूज किया ग्रिड मोगल। एडवर्ड टेरी ने ग्रेट मोगोर किसको बताया है? जिसके खतना किया हुआ हो। खतना मुसलमानों में एक संस्कार होता है। मोगोर उसे बताया जैसे खतना किया हो, बताया जिसका खतना किया हुआ हो। ठीक है। एक खफी खान ने भी बताया था, हालांकि खफी खान को यूरोपियन नहीं था, लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। खफी खान ने इसकी खफी खान ने मुगल को परिभाषित किया ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुगल शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों बना, है ना, ये सारी बातें ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे कवर कर ली कि किस प्रकार इसका यूज होता है और किस प्रकार ये मुगल शब्द जो है वो एक प्रकार से अस्तित्व में आता है। ये ऑलमोस्ट सारी बातें यहाँ पे मैंने कर ली। अब आप आगे देखिए कि किस तरह से चीजें अस्तित्व में आती हैं। अंत में वो पॉइंट ले लेते, फिर अगली क्लास में हम सीधे बाबर के जीवन परिचय पे आएंगे। हाँ, अब क्या हुआ, लास्ट में एक लाइन लिख लेता हूं कि इस प्रकार मुगल शब्द अस्तित्व में आया। ठीक है। अब ये बात तो यहां पे पूरी हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाह रहा हूं, अब देखो हम कितने पैरा दे चुके हैं 1, 2, तीसरा पैरा, चौथा हुआ और 5वें पैरे में बात हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है। 5वां पैरा हमारा क्या रहेगा? 5वां पैरा ये रहेगा कि 1404 में तैमूर की मृत्यु के बाद क्या हुआ। ठीक है। 1404 में तैमूर की मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। कब? 1404 में मृत्यु हुई। और तैमूर का जो वंश था उसे हम तैमूराइड बोलते हैं, तैमूरिड भी कह सकते हैं, इंग्लिश में तैमूराइड बोलते हैं। तो तैमूरिड वंश जो था उसका पूरा राज्य 3 बड़े भागों में विभक्त हो गया। इसके पश्चात तिमुरिड वंश का राज्य क्षेत्र 3 वृहद भागों में विभक्त हो गया। ठीक है। कौन कौन से भाग बने देखिए, मैं इस मैप पे आऊंगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं ऐसे। ठीक है। और एक एक भाग का मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे। सबसे पहला भाग देखिए आप,
ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य कहां पे? तुर्की में। ये हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ा है, धर्म युद्धों में भी पढ़ा था। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य। अगर आपसे पूछे कि ये कहां पे है तो आप सीधा बताओगे ये तुर्की में आ जाता है। ये अगर इसकी बातें करें हम तो यह तुर्की सीरिया का क्षेत्र था। इसे उस्मान राज्य भी कहते थे, उस्मानी साम्राज्य भी कहते थे, अन्य नाम था इसका। ध्यान से समझते जाना, मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। यहां कट्टर सुन्नी लोग थे, शिया और सुन्नी जो होते कट्टर सुन्नी लोग थे। कट्टर सुन्नी संप्रदाय था और ईरान में यहां पे जो है वो कट्टर शिया थे और इनके पास में शक्तिशाली नौसेना थी। क्या थी? शक्तिशाली नौसेना। नौसेना थी। ये एक ओटोमन साम्राज्य बन गया। इस पूरे इलाके का मैं इसको बोल्ड कर लेता हूं इस प्रकार से। ये पूरा इलाका जो है ये ओटोमन साम्राज्य बन जाएगा। अब मैं दूसरा जो राज्य नाम लिखूंगा वो लिखता हूं सफवी वंश। कौन सा? सफवी वंश लिखता हूं और सफवी वंश है ये ईरान। ठीक है, और अब आप इसको यूं देखिए कि ये है सफवी वंश का इलाका और ये ईरानी थे, फारस कह सकते हो, और ये कट्टर शिया थे। ठीक है, आपस में बनती तो किसी की नहीं थी। ईरानी राज्य था ये और सफवी वंश, ईरान राज्य और कट्टर शिया थे यहां पे। शिया संप्रदाय। ठीक है, फारस इलाका आप कह सकते हो। ठीक है, फारस का जो इलाका था ये पूरा का पूरा आ जाता है। ठीक है, अब देखो एक सफवी वंश हो गया। तीसरा जो वंश बना विद्यार्थियों वो ये बना ये। ठीक है, ये वंश कौन सा है? तो आप कहोगे ये तीसरा वंश मैं लिख रहा हूं यहां पे, उज़्बेक। उज़्बेक वंश। ये उज़्बेक थे यहां पे। अब इनकी क्या क्या बातें हैं मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख लेता हूं। ठीक है, अब उज़्बेक वंश की बात करें तो आप ये समझिए कि जो तैमूर के उत्तराधिकारी थे उनका और उज़्बेकों का आपस में कट्टर प्रतिद्वंद्विता थी। ठीक है, तो पहली बात क्या लिखेंगे कि तैमूर व उज़्बेकों के मध्य अब तैमूर के उत्तराधिकारी कौन? बाबर। बाबर से पहले के जो थे उमर शेख मिर्जा वगैरह, ये तैमूर के उत्तराधिकारी थे। इनका और उज़्बेक शासक जो थे, जैसे बाबर के समय सैबानी खान था, ठीक है ना, तो उनके बीच में हमेशा से आपस में कट्टर दुश्मनी रही है। ठीक है, बाबर के समय यहां सैबानी खान का शासन था। ठीक है, तीसरी बात, ये ट्रांसआक्शियन का पूरा प्रदेश था। मावरा नहर कह सकते हो।
क्षेत्र था ये। ठीक है, अब जब हम आगे बाबर को पढ़ेंगे तब आपको वापस ये सारी चीजें याद आएगी, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपको इस पूरे क्षेत्र का पता चलेगा तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, अब जो उज़्बेक वंश था ये बेसिकली तुर्क और मंगोल के बीच का इलाका था। तो ये तुर्कों और मंगोलों का एक प्रकार से संक्रमण था। तो उज़्बेकों को हम तुर्क और मंगोलों की संतान मानते हैं, और यही बात बाबर के साथ लागू होती है। इसलिए इन दोनों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा थी। तो चौथी बात हम लिख सकते हैं कि तुर्क व मंगोलों की संतान थे उज़्बेक। ठीक है, और बाबर को भगाया भी उज़्बेकों नहीं था। बाबर जो आया था भारत इस तरफ नीचे, ये उज़्बेकों ने ही भगाया था यहाँ पे। तो ये तीन वंश जो है ये बनते हैं इसकी मृत्यु के बाद में, तिमुरिड की मृत्यु के बाद में कितने, तीन भाग बनते हैं। कौन कौन से? सफवी, ओटोमन और तीसरा कौन सा, उज़्बेक। ये तीन भाग बनेंगे आपके तैमूर की मृत्यु के बाद में। यद्यपि यहां पे इस समय एक समकालिक वंश और भी था। कौन सा था? चीन का मिंग वंश। ये समकालिक जरूर था, लेकिन ध्यान रहे कि यह इसका भाग नहीं था। ठीक है, कई बार ऐसे हम गलती कर जाते हैं, लेकिन हमें गलती नहीं करनी है कि चीन का जो इलाका था यहाँ पे मिंग वंश था, लेकिन ये इसका भाग है वो किसी भी दृष्टिकोण से नहीं था। तो यह समकालिक था। परंतु तिमुरिड का भाग नहीं था, का भाग नहीं था। ठीक है, भाग नहीं था। तो ये उस समय की मैं स्थिति बता रहा हूं। ये 15वीं शताब्दी हो गई। क्यों? 1404 मतलब 15वीं शताब्दी। तो ये स्थितियां थी इस समय। ये आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है कि बाबर की मृत्यु के बाद, इसकी तैमूर की मृत्यु के बाद क्या स्थिति बनी थी, ये हमें सारा का सारा मैटर ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक लैनपुल का स्टेटमेंट मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगता है यहाँ पे कि बाबर क्या था, मध्य एशिया और भारत के मध्य, लुटेरों और जत्थों तथा शासन के मध्य, तैमूर तथा अकबर के मध्य की कड़ी था बाबर। ध्यान से सुनना कि मध्य एशिया और भारत के मध्य लुटेरे जत्थों और शासन तंत्र के मध्य तथा तैमूर और अकबर के मध्य की कड़ी था बाबर। कितना महत्वपूर्ण बात कही है लैनपुल ने। और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी, जिसको हम कल करेंगे, परंतु स्टेटमेंट आज ही लिख लेंगे। देखिए, तीन बातें। पहली बात क्या लिखी इसने? मध्य एशिया व भारत। ठीक है, भाई लुटेरे जत्थों का कोई स्थान नहीं होता और शासन तंत्र जो है वो बिल्कुल स्थायी होता है। जत्थों व शासन तंत्र तथा तैमूर व अकबर के मध्य की कड़ी था बाबर। किसने कहा? ये लैनपुल ने। ठीक है, बहुत गहरी बात है ये, मैं इसको समझा देता हूं आपको। देखो, मध्य एशिया और भारत के बीच की कड़ी मतलब मध्य एशिया का तिमुरिड का शासन तंत्र भारत में लाने का श्रेय बाबर को जाता है। तो एक कड़ी का काम करता है, ब्रिज का काम करता है।
मध्य एशिया जो कि मंगोल लुटेरे जत्थों के लिए जाना जाता था, बाबर ने एक स्थायी शासन तंत्र स्थापित किया। इसके बीच की कड़ी कह सकते हो आप, तैमूर से अकबर की कड़ी कह सकते हो, ऐसा लैंडपुल ने कहा है। और इस तरह से बाबर तैमूर की पीढ़ी को आगे बढ़ाता है और भारत में मुगल वंश की नींव रखता है, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आज मुगल क्लास की पहली क्लास आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी, और साथ साथ में आप बढ़िया तरीके से समझते जाना, लिखते जाना और इंटरेस्ट, दिलचस्पी के साथ काम करना। डेफिनेटली एक एक बात आपको ठीक से समझ में आएगी। मुगल काल कभी भी आपके लिए सिरदर्द नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।